Hello students, in the last lecture we discussed about what is Henry's law, what are the applications of Henry's law, and we solved some numerical problems based on Henry's law. Today we are going to start a new topic, that is vapor pressure of liquid solutions. First of all, let us discuss what is a liquid solution. Liquid solution is that solution which is found in liquid state. So it is solution in liquid state. How this solution can be prepared? It can be prepared by taking a solvent in liquid state, and the solute, it can be either solid, liquid or gas. So in this case, the solution obtained will always be in liquid state because your solvent is liquid. तो जैसा कि हमने एक definition पढ़ी थी solvent की, the component of the solution which determine the physical state of the solution is called solvent. Solvent वो component है solution का जो solution की physical state determine करता है. क्योंकि हम यहाँ पर हेनरीज लॉ, जिसमें हमने सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड को स्टडी किया था, ये पोर्शन कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको स्टडी नहीं किया जाएगा, बल्कि हम फोकस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. तो हम वो लिक्विड सॉल्यूशन स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर जिसमें सॉलिड इन लिक्विड या फिर लिक्विड इन लिक्विड को यूज किया गया है लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए. आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, और टॉपिक में सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है बच्चों, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर और गिवन टेम्परेचर. द प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium with the liquid or solution at a given temperature. ये डेफिनेशन है वेपर प्रेशर की. वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर का. इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ सिलेंडर फिटेड विद मैनोमीटर. MANO, मैनोमीटर. तो इसको हम मैनोमीटर को समझ लेते हैं. पहले तो मैनोमीटर एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसमें एक सिलेंडर जो है ये एक मरकरी कॉलम से अटैच्ड होता है. तो ये मरकरी कॉलम है, इसके साइड में जो अटैच है, दिस इज कॉल्ड मरकरी कॉलम. यहाँ पर इसके अंदर मार्किंग्स होती हैं, और ये मार्किंग्स होती हैं MMHG, या फिर इसको हम सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में. जो भी लिक्विड जिसका हमें वेपर प्रेशर मेजर करना होता है, उस लिक्विड को इस सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है, और इस लिक्विड को फिल करने से पहले हमें इस सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट करना होता है ताकि हम एग्जैक्ट वेपर प्रेशर मेजर कर पाए. तो वैक्यूम की वजह से यहां पर कोई दूसरी गैस या वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं होते. जैसे ही हम लिक्विड को इसके अंदर फिल करते हैं, ये लिक्विड, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है किसी भी टेम्परेचर पे, मान लो हम रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं किसी लिक्विड का,
तो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड कुछ अमाउंट में इवेपोरेट होता होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेट होगा तो इसके वेपर्स जो हैं वो अब बाहर नहीं जा सकते, बल्कि वो इस सिलेंडर के अंदर ही क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। ये वेपर्स स्टार्टिंग में ज्यादा बनेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ दूसरे गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है, और जैसे जैसे ये वेपर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे इस सिलेंडर में, वैसे वैसे इन वेपर्स का कलेक्शन इस मरकरी कॉलम के ऊपर क्या करेगा, कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इधर से इस मरकरी कॉलम को ये पुश करेंगे, तो मरकरी कॉलम यहां से पुश होगा तो ये थोड़ा सा इधर से क्या हो जाएगा, लेवल इसका डाउन हो जाएगा इस प्रेशर की वजह से, और इस कॉलम में इसका थोड़ा सा लेवल जो है वो राइज हो जाएगा। तो जो मरकरी कॉलम अभी तक लेवल पे था उसका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, ये वाली आर्म जो है इसमें लेवल नीचे चला जाता है और इस वाली आर्म में लेवल ऊपर राइज हो जाता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा मरकरी कॉलम इनिशियल लेवल से कितना ऊपर उठ गया, ये हाइट जो है वो हमें मेजर करनी होती है। ये हाइट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमें रीडिंग दिखा देती है, तो जितने वेपर्स बनते जाएंगे उतना ही ये मरकरी कॉलम ऊपर राइज होता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब जो वेपर्स ऊपर राइज होके जा रहे हैं इस सिलेंडर के अंदर, उतने ही वेपर्स, क्योंकि अब इसमें वेपर्स का कंटेंट ज्यादा हो गया, वेपर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए इसमें, तो वेपर्स जो है वो वापस से क्या होने लग जाते हैं, कंडेंस। तो दो प्रोसेस साथ साथ होने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद इस सिलेंडर के अंदर। एक प्रोसेस हो रहा होता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और दूसरा प्रोसेस जो बाद में स्टार्ट होगा वो होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या देखने को मिलेगा हमें, वेपर वापस से कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में जा रहा है। तो कुछ टाइम बाद में ये दोनों प्रोसेस इस सिलेंडर के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये मरकरी कॉलम ऊपर राइज होना बंद हो जाएगा और एक लेवल पे आके रुक जाएगा। उस टाइम पर ये बोला जाता है कि इवेपोरेशन इट बिकम्स इक्वल टू कंडेंसेशन, और यहां पर इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो अब इसको हम लिख देते हैं इस पॉइंट की फॉर्म में। फर्स्ट, इनिशियली rate of evaporation is large, so vapors are collected in the cylinder which exert pressure on the mercury column and rise it. After some time, second point, after some time condensation begins in this cylinder. After some time condensation also begins in the cylinder when amount of vapors becomes very high. और लास्ट में तीसरा पॉइंट, a stage is reached, a stage is reached when rate of condensation is equal to rate of evaporation, and the equilibrium is said to be attained. तो इस टाइम पर क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस टाइम पर
मरकरी कॉलम में कोई राइज देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर लास्ट में हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू rate of condensation. So there is hence no change in mercury column is observed, and this reading shown by mercury level is called vapor pressure of that liquid at a given temperature। तो ये हो गया बच्चों वेपर प्रेशर का मतलब। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस मैनोमीटर के अंदर स्टार्टिंग में मरकरी लेवल ऊपर राइज होना शुरू हुआ क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होता है, कंडेंसेशन जो है वो नहीं होता। कुछ टाइम बाद में कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे वेपर्स जो है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, और एक ऐसी स्टेज आती है जब इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। जब ये स्टेज आएगी तो इस मरकरी कॉलम का राइज होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वहां पर ये बोला जाएगा कि प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, और तब इसके अंदर जो भी रीडिंग होगी वो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा इस गिवन टेम्परेचर पे। तो ये हो गया वेपर प्रेशर का मतलब। तो इसको अगर हम जनरल टर्म्स में समझे तो किसी भी लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। अब इस वेपर प्रेशर पे किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, ये भी देख लेते हैं साथ साथ। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। दो फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। सबसे पहले हम नेचर ऑफ लिक्विड को ही ऑब्जर्व करते हैं। आपको दो एग्जांपल गिवन है। पहला एग्जांपल है वाटर और दूसरा एग्जांपल है पेट्रोल। तो बच्चों आपने देखा होगा वाटर जब इवेपोरेट होता है तो हमें इतना इजीली दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पेट्रोल इवेपोरेट होता है तो आप अगर कभी पेट्रोल पंप पे गए हो किसी टू व्हीलर को या अपनी गाड़ी को लेके पेट्रोल फिल करवाने के लिए, तो जब पेट्रोल भरा जाता है टू व्हीलर के टैंक के अंदर तो आपको कुछ फ्लेम जैसी चीजें जो है या फिर कुछ वेपर्स जैसी चीजें जो है वो टैंक से निकलती हुई दिखेंगी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। ये जो डिफरेंस था ये इस नेचर की वजह से था। पेट्रोल जो है वो एक ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड होता है, मतलब ज्यादा इजीली इवेपोरेट होने वाला लिक्विड है, इसलिए हमें उस टाइम पर ऐसा बिहेवियर दिखाई देता है जब हम पेट्रोल फिल करवाते हैं तब। लेकिन वाटर जो कि हमारे सराउंडिंग में काफी एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी उसका इवेपोरेशन जो है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। सर्दियों में आपने जरूर देखा होगा, सर्दियों में अगर अंडरग्राउंड वाटर आप फिल करते हो कभी, तो ताजा पानी जब ग्राउंड से बाहर आता है तो आपको उसकी सरफेस के ऊपर जो है वेपर्स दिखाई देंगे बड़े इजीली, लेकिन गर्मियों में वो वेपर्स दिखाई नहीं देते, सिर्फ सर्दियों में ही दिखाई देते हैं। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वो बड़ी जल्दी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करने के लिए मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं वाटर का। वाटर को हम सपोज दो अलग अलग कंडीशंस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहली कंडीशन है रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी कंडीशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो तुम्हें वेपर्स जो है वो बनते हुए दिखाई नहीं देंगे अभी के
कंडीशंस पे। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए वाटर का, तो हमें बड़े इजीली इसके वेपर्स जो है वो भी निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो इजीली बॉयल होने लग जाते हैं। ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तो अब हम इन दोनों को लिख लेते हैं एक एक करके। नेचर ऑफ लिक्विड, फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए। नेचर ऑफ लिक्विड, more volatile liquid have high vapor pressure। ऐसा क्यों होता है? जो ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between molecules is very weak। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक था, इसी वजह से ये वोलेटाइल थे। वोलेटाइल का मतलब होता है वो लिक्विड जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, और इसी वजह से इनका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। एग्जाम्पल आ जाता है यहां पर हेक्सेन, पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल और डीजल बच्चों आपको बताया गया था, इसके अंदर C12 से C15 कार्बन एटम होते हैं, जबकि इसके अंदर C15 से C18 कार्बन एटम होते हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन होता है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ये भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है। ये भी एक हाइड्रोकार्बन ही है 6 कार्बन एटम का। तो हाइड्रोकार्बन्स आपको 4 कार्बन एटम तक तो मिलते हैं लिक्विड स्टेट में, उसके बाद में इनकी 4 कार्बन एटम तक गैसियस स्टेट में मिलेंगे, इसके बाद में इनकी लिक्विड स्टेट स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गए एग्जांपल मोर वोलेटाइल लिक्विड्स के। लेकिन जिन लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग रहता है उनके अंदर वेपर प्रेशर कम देखने को मिलता है। तो लेस वोलेटाइल लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर। यहां हम एग्जांपल लेते हैं इनके कंपैरिजन में वाटर का। अब बच्चों देखो, वाटर के अंदर कौन सा फोर्स होता है? वाटर के अंदर जो फोर्स हमें देखने को मिलता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि इनके केस में क्या था? इनके केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो था वेंडर वाल फोर्स। तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से वाटर जो है वो एक लेस वोलेटाइल लिक्विड है, और इसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली क्या रहता है? लो रहता है इनसे। अब हम लिख लेते हैं सेकंड फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है वेपर प्रेशर के साथ। वेपर प्रेशर ऑफ a liquid increase with the increase in temperature। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हम ये लिख सकते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन भी दी गई थी। एक इक्वेशन आती है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से। ये इक्वेशन यूज करके आप किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है? ये इक्वेशन log P2 upon P1 is equal to delta H vaporization upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। इस इक्वेशन में P2 तो है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, P1 है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। T1 है हमारा इनिशियल टेम्परेचर और T2 है हमारा फाइनल
टेम्परेचर। डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमने 11th क्लास में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। एक मोल किसी भी लिक्विड को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में पहुंचाने में कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फिर से रिपीट कर देता हूं, एक मोल किसी भी लिक्विड को वेपराइज करने में, मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट तक पहुंचाने में कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और आर यहां पर होता है गैस कांस्टेंट, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास वाटर है और ये वाटर हमने रूम टेम्परेचर पर एक बर्तन में डाल रखा है। तो हमारे पास ये कंटेनर था, इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर लिया और अब हम इस वाटर को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हम पानी गर्म करते हैं। इनिशियली इसका जो टेम्परेचर था ये रूम टेम्परेचर था, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको वेपर प्रेशर उसने बता रखा है। तो मान लो जैसे ये कह दिया 340 mmHg, ये वेपर प्रेशर है इसका इस कंडीशन पर। अब आपसे सवाल ये पूछेगा, मैंने इसको गर्म किया, कंटेनर को गर्म किया, पानी गर्म कर रहा हूं मैं, और इसका टेम्परेचर जो था वो अब पहुंच गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अब ये बॉयल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये गर्म हो गया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैंने इसको हीट कर दिया। अब ये बताओ इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। तो ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वहां पर इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन गिवन होता है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन होता है, फाइनल टेम्परेचर गिवन होता है, और इनिशियल वेपर प्रेशर जो है ये भी गिवन होता है। तो ये हो गया हमारा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज। इसका हम एक और यूज भी कर सकते हैं। मान लो हमसे ये पूछा जाता है कि किसी भी लिक्विड का इनिशियल कंडीशन पर वेपर प्रेशर दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए बताओ इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप इसी इक्वेशन का यूज करके उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि हमारे पास एक न्यूली डिस्कवर्ड लिक्विड है, तो एक नया केमिकल डिस्कवर कर लिया हमने X। इस X का वेपर प्रेशर जो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाला तो ये आता है 280 mmHg, लेकिन हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नहीं पता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है ये नहीं पता, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा भी हो सकता है। तो या तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए टाइम हो, आप एक्सपेरिमेंटली इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालो और फिर आप जो है वो वैल्यू बताओ, या फिर आप थ्योरेटिकली भी इस इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो बॉइलिंग पॉइंट बिना एक्सपेरिमेंट किए। कैसे करोगे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to its atmospheric pressure, becomes equal to its atmospheric pressure। ये डेफिनेशन थी बॉइलिंग पॉइंट की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया? P2 की वैल्यू आपको बता रखी है यहाँ पर 760 mmHg। तो क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला गया है कि बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तो बॉइलिंग पॉइंट का एक ही मतलब होता है कि जब इसका फाइनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इनडायरेक्टली आपको P2 बताया जा रहा है जब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तब। ये आपको P1 गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर T1 गिवन है, डेल्टा H वेपराइजेशन आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा T2। तो T2 आप निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन का यूज करके। तो ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज हो गया। हम वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, और हम बॉइलिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन का यूज करके अगर हमें वेपर प्रेशर गिवन हो तो। ये हो गया क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये इक्वेशन टेम्परेचर का इफेक्ट शो करती है वेपर प्रेशर के ऊपर। तो ये थे हमारे दो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब हम आ जाते हैं हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस पे। अभी जो हमने पढ़ा वो वेपर प्रेशर डिटरमाइन करने का मेथड था। तो लिक्विड सॉल्यूशन जैसा कि हमने डिस्कस किया था ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले,
दो तरह की सॉल्यूशन हमें पढ़नी है, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड को। तो हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करनी है जिसमें हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में रहेगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में रहेगा। ये दोनों ही सॉल्यूट कैसे हैं, वोलेटाइल हैं, और वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही इवेपोरेट होते हैं। तो इनको हम मिक्स करने से पहले क्या करते हैं, पहले हम इनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। तो जो भी हमारा लिक्विड ए है, पहले हम इसका वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं, प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर ये लिक्विड एक्सर्ट करता है। कैसे निकालेंगे, वही तरीका है हमारा, सिलेंडर फिटेड विद द मैनोमीटर, इसका यूज करेंगे, वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करेंगे, जो भी हमारा लिक्विड ए है इसको फिल कर लेंगे, ये लिक्विड इवेपोरेट होगा, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद मैनोमीटर के अंदर मर्करी का लेवल राइज करना बंद हो जाएगा और वहां पर जो भी वेपर प्रेशर आएगा इसको हम डिनोट करेंगे P0 A से। तो ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हो गया लिक्विड ए का। ऐसे ही हमें जो है वो बी लिक्विड का भी वेपर प्रेशर डिटरमाइन करना है मिक्स करने से पहले, और इसको हम डिनोट करेंगे P0 B से। अब ये तो हो गया इनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर मिक्स करने से पहले जो वेपर प्रेशर ये एक्सर्ट करते हैं। अब हमें सॉल्यूशन बनानी है तो हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर भी ये दोनों ही लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होंगे तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर जो है वो आएगा, यहाँ पर एक्सर्ट होगा इस लिक्विड के ऊपर, और ये मर्करी कॉलम यहाँ पर भी राइज होगा। तो ये जो वेपर प्रेशर अब हमें देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों लिक्विड्स को हम मिक्स कर चुके हैं, इन दोनों को मिक्स कर चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम निकाल सकते हैं एक लॉ का यूज करके, विच इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ।